अस्सलाम वालेकुम dear students, how are you? कैसे हैं आप सब लोग? Must have enjoyed Eid at home. Now the first lecture after Eid, today we are going to discuss the respiratory insufficiency in oxygen therapy and all those insufficiencies related or diseases related to the respiratory system. And plus how helpful is the oxygen therapy. अब हाउ डू वी डायग्नोज द डिजीज़ और रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के टेस्ट करते हैं। इसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी रेस्पिरेटरी डिजीज़। डिफरेंट मेथड्स हैं। आपने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा है कि हम डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर्स। फिर डेड स्पेस हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिजियोलॉजिकल शंट वगैरह हम उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय आवर वेंटिलेशन कोफिशिएंट रेशियो इतनी आती है। ठीक है, दूसरे हम ये क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ द ब्लड गैसेस हम देखते हैं और पीएच देखते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द एप्रोप्रिएट थेरेपी इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी जितनी भी एक्यूट कंडीशन है फ़ौरन फ़ौरन से लंग गैसेस जो होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर देखते हैं और पीएच लेवल्स देखते हैं विद डिफरेंट मेथड्स। ब्लड पीएच मेजर करने के लिए वी यूज़ अ ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड बाय रिकॉर्डिंग इट्स वोल्टेज ऑन द वोल्टमीटर। होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोड होता है, इसको वोल्टमीटर के साथ उन्होंने अटैच किया होता है और फिर उसमें जो गैसियस लेवल्स होते हैं विद इन द ब्लड और उससे एस्टिमेट कर लेते हैं द पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को भी उसी ही ग्लास जो इलेक्ट्रोड होता है विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर पीएच डिटर्मिनेशन, वही हम यूज़ करते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, जब पीएच आ जाती है तो हम हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन होती है, जैसे पीएच इज इक्वल टू 6.1 प्लस लॉग ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो इनकी रेशो बनती है उससे हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीएच एंड बाइकार्बोनेट इन दिस इक्वेशन। दिस इज हेंडरसन हेज़लबर्ग्स इक्वेशन। That is called the मैक्सिमम एक्सपेरेटरी फ्लो। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपेरेटरी फ्लो क्या होता है कि वो लिमिट जहाँ पे पेशेंट बियॉन्ड दैट जितनी भी वो एक्सपेरेटरी एफर्ट करे उसके बियॉन्ड वो एक्सपायर नहीं कर सकता। अब इसमें डायग्राम में देखिए, ऊपर दो डायग्राम्स हैं ए एंड बी। ए में क्या है, उसमें दिखाया कोलैप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस हो जाते हैं
ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट, यानी जब मैक्सिमली पेशेंट जो है ना एक्सपायर करने की कोशिश करता है, एक्सहेल करता है, तो जो है अंदर से भी प्रेशर होता है फॉर एक्सपिरेशन, और बाहर से भी जो भी टेंडेंसी है लंग्स की टू कोलैप्स, तो बाहर से भी प्रेशर जो है ना बढ़ जाता है। बोथ ऑफ दीज प्रेशर्स करते क्या है कि शुरू में तो एक्सपिरेशन होती है, बट रीचिंग टू लेवल उसके बियॉन्ड मजीद एक्सपिरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि एल्वेओलार पैसेजेस जो है ना और बाद में ब्रोंकियल पैसेजेस वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से जो एक्सपिरेटरी एफर्ट है वहीं पर लिमिट हो जाती है, उसके बियॉन्ड एक्सपिरेशन नहीं हो सकती। उस लेवल को हम कहते हैं मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो। अब नीचे जो है ग्राफ के पैटर्न में उन्होंने दिखाया है एक नॉर्मल लेवल पे ये कितना है। अगर बंदा इंस्पायर करना शुरू करता है, आप देखिए कि वो इंस्पायर करके और फिर जब मैक्सिमम इंस्पायर कर लेता है उसके बाद फिर वो एक्सपायर करना शुरू करता है, तो एक लिमिट है 400 लीटर्स पर मिनट पे, वहाँ तक वो मैक्सिमली एक्सपिरेटरी एफर्ट्स की जाती है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाती है, दैट डजंट गो बियॉन्ड दैट, चाहे जितनी मर्जी वो उसकी एक्सपिरेटरी एफर्ट हो, बट दैट डज नॉट गो बियॉन्ड इट। दूसरी बात आपने देखी है कि जैसे जैसे लंग वॉल्यूम जो एक्स एक्सिस पे नज़र आ रहा है, अगर वो कम होता जाता है तो जो मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो है वो भी कम होता जाता है, क्योंकि वैसे ही साइज ऑफ द लंग जो है ना वो छोटा होना शुरू हो जाता है, तो उससे एक्सपिरेटरी एफर्ट जो है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती। सो दिस इज़ द नॉर्मल एक्सपिरेटरी फ्लो का ये नीचे उसने ग्राफिकल पैटर्न दिखाया है। अब ये देखिए डिफरेंट, तो इसमें आपको 3 ग्राफ नज़र आ रहे हैं। रेड में नॉर्मल है जो हमने भी डिस्कस किया है, और ग्रीन में जो है वो एक जब एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो इस किस्म का हमारे पास ग्राफ आता है मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट का। और जो रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज होती हैं ये, उनमें क्या होता है, अब रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज क्या होती है कि जिनमें इंस्पिरेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन है और एक्सपिरेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन है, यानी कोई ना कोई ऐसी एनाटॉमिकल या लॉजिकल एबनॉर्मलिटी हो गई है जिससे इंस्पिरेशन भी अफेक्टेड और एक्सपिरेशन भी अफेक्टेड है। जबकि जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन तो प्रॉपर हो लेती है, लेकिन देयर इज एन एबनॉर्मलिटी और देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे एक्सपायरेशन, यानी एक्सपायर करते हुए सांस बाहर निकालते हुए जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, बट इंस्पिरेशन जो हम सांस अंदर लेते हैं वो नॉर्मल होती है उसमें। सो इन दोनों के आप देखें ग्राफ में डिफरेंस है। जो कंस्ट्रिक्टेड लंग का जो है ग्राफ ब्लू कलर में, उसमें देखिए इंस्पिरेटरी जो है वो भी जाके ऊपर और एक्सपिरेटरी ये दोनों तकरीबन एक जितना ही आता है। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयर ऑब्स्ट्रक्शन का है उसमें देखिए कि शुरू में चूँकि इंस्पिरेशन प्रॉपर होती है तो एक्सपिरेटरी एफर्ट जो है वो दैट गोज अप टू द लेवल ऑफ 200 मिली 200 लीटर्स पर मिनट। लेकिन यह है कि उसके बाद वो एक्सपिरेटरी एफर्ट जो है वो डिक्लाइन करती जाती है, और इट इज़ डिक्लाइनिंग मोर देन इन द कंस्ट्रिक्टेड एरिया कंस्ट्रिक्टेड लंग्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन टू द एक्सपिरेशन है। रिस्ट्रिक्टेड में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पे एक जैसी है, तो इसका एक नॉर्मल के पैटर्न पे होता है बट विद लो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, इसमें वॉल्यूम लेवल्स कम होते हैं लंग वॉल्यूम के, लेकिन जो जो है ऑब्स्ट्रक्टिव में उसमें लंग वॉल्यूम लेवल तो है जो इनहेल हुआ है वो तो पूरा होता है, बट एक्सपिरेशन पे दैट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, मेजरमेंट हम करते हैं पोस्ट एक्सपिरेटरी वाइटल कैपेसिटी एंड पोस्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, वो स्पायरोमीटर पे करते हैं कि एक और मेथड होता है जिससे यहाँ कि हम एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और पोस्ट वाइटल कैपेसिटी दोनों हम देखते हैं। उसमें करते क्या है कि पर्सन जो है उसको हम कहते हैं कि तेज़ बहुत ज़्यादा अंदर जोर से सांस ले, इंस्पायर्स मैक्सिमली टू द टोटल लंग कैपेसिटी, इतना कि उसमें करते पूरे अपने लंग्स को फिल कर दो कि सांस में कर, और उसके बाद उसको कहते हैं पूरी एफर्ट के साथ स्पायरोमीटर के अंदर एक्सेल करें। आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल्स अगर करवाए जाएंगे तो उसमें आप देखिएगा स्पायरोमेट्री करवाई जाती है और उसमें आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे। तो उसमें पेशेंट को कहते हैं कि सांस पूरा अंदर खींचें और फिर पूरा सांस, उस पर ग्राफ जो बनता है और उस पर जो टोटल डिस्टेंस आता है अपवर्ड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, तो वो जो है वो मैक्सिमम आपकी वाइटल कैपेसिटी को शो करता है। देखिए जैसे इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर से नीचे तक जहाँ मैक्सिमम लेवल है ज़ीरो पर, देखिए ये रेजिडुअल वॉल्यूम होती है आपकी, ये ज़ीरो तक आता है, और ये टोटल जो लेंथ है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स ये पोस्ट वाइटल कैपेसिटी है, यानी पूरी जो पेशेंट की लंग की एक्सपेक्ट
सेकेंड में जितना वॉल्यूम वो एक्सपायर करता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू द person having the partial obstruction in the expiratory passages. तो फोर्स अब जो रेशो बनती है पोस्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड एंड द पोस्ट वाइटरी कैपेसिटी में इसकी जो परसेंटेज बनती है नॉर्मल पर्सन में 80% होती है। FEV1 FEVC जो रेशियो होती है ये डिजीज पर्सन में 47% तक चली जाती है। और जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत सवियर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ऑन एक्सपिरेशन, तो उनमें ये जो पोस्ट एक्सपिरेटरी जो है ये 20% तक रह जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस कि हम किस तरह डिटर्मिन करते हैं कि बाय डिफरेंट मेथड्स कि कौन सी डिजीज रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज हैं और कौन सी डिजीज जो हैं या कौन सी एबनॉर्मलिटी है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में फॉल करती है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ऊपर उसने नॉर्मल का बताया है कि अगर पोस्ट वाइटल कैपेसिटी और नॉर्मल में FEV1 से FEV1 FVC रेशो है वो 80% है। और जो डिजीज है जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन की केसेस हैं उसमें FEV1 FVC रेशो 47% तक कम हो गई है। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है तो रेशो भी कम हो गई है उसकी। तो बाय दीज डिफरेंट मेथड्स एंड द ग्राफिकल पैटर्न्स हम लोग डिटर्मिन करते हैं कि विच टाइप ऑफ डिजीज है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, विच टाइप ऑफ डिजीज है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, अब हम कैटेगराइज करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेज या इंसफिशिएंसी को दो मेन कैटेगरीज में। एक होती है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज और दूसरी ऑब्स्ट्रक्टिव। रेस्ट्रिक्टेड होती है ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, इसमें स्कोलियोसिस होता है। स्कोलियोसिस होता है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो थोड़ी साइड में डाइवर्ट कर जाती है, इसकी वजह से चेस्ट एब्नॉर्मलिटीज भी होती है। काइफोसिस होती है कि जो पीछे हम्प आ जाता है, बैकवर्ड जो है ना बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, हंच बैक जो बन जाता है, ठीक है, वो काइफोसिस होता है। सिलिकोसिस के अगर सिलिकॉन डेपोजिशन हो जाए तो भी फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स में और रिस्ट्रिक्टिव लंग होती है। फिर फाइब्रोटिक प्लोरेसी होती है कि अगर जो प्लूरल एरिया है एरिया उसमें डिफरेंट फाइब्रोसिस हो जाए, पैचेस बन जाए फाइब्रोटिक टिश्यू के, तो उसको हम फाइब्रोटिक प्लोरेसी कहते हैं। सिलिकोसिस
एंड फाइब्रोटिक प्लूरेसी आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में सीओपीडीज आ जाती हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती हैं जिसमें एम्फाइसीमा, एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एटलेक्टिसिस, ब्रोंचिटिस और निमोनिया आ जाते हैं। और इनमें से कुछ हम अभी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। क्रॉनिक पल्मोनरी एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा होता है जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं और डिजीज होती है इसमें एक्सेसिव एयर इन द लंग्स होती है क्योंकि एंट्रैप हो जाती है एयर, ऑब्स्ट्रक्शन होती है टू द एक्सपिरेशन, तो जिसकी वजह से एयर एंड ट्रैप हो जाती है विद द एल्वेओलाई। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ द लंग कॉज्ड बाय क्रॉनिक स्मोकिंग फॉर मेनी इयर्स। मेजर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या थे उसमें? होता क्या है, स्मोकिंग की वजह से जो होती है रफ एरिया अंदर बनता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है स्मोकिंग की वजह से। एक दूसरे इरिटेंट जो कि अंदर को इनहेल करता जाता है बंदा विद इन द ब्रोंका, उससे क्या होता है कि जो सीलिया जिन्होंने के एक्सेसिव मटेरियल को उन्होंने एक्सपेल आउट करना है, वो उनका पैरालिसिस हो जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट ऑफ द सीलिया नहीं थी, इसलिए म्यूकस वगैरह बाहर मूव नहीं करता। दूसरे एक्सेसिव फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और मैक्रोफेजेस जो है उनकी भी इनहिबिशन हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन जो है ना वो ज़्यादा एनहांस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और स्मॉलर एयरवेज हो जाती है, एंट्रैपमेंट हो जाती है। ज़ाहिर है जब पेशेंट इनहेल करता जा रहा है और एक्सहेल नहीं कर पा रहा है क्योंकि म्यूकस अंदर जो स्पीशीज हैं वो डिपॉजिट होती जा रही हैं और इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन टू द एक्सपायरेशन है, इसकी वजह से एंट्रैपमेंट ऑफ द एयर इन द एल्वेलाई हो जाती है और एल्वेलाई में चूँकि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा एयर आ जाती है, वो ओवरस्ट्रेच होते हैं और उनकी वॉल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द 50 to 80% ऑफ द एल्वेलर वॉल्स होते हैं। ये एक खास पैटर्न होता है एम्फाइसीमा का, इसमें ओवरली इन्फ्लेटेड एल्वेलाई होते हैं जिनके बाद में वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसकी वजह से प्रॉपर गैस डिफ्यूजन नहीं हो सकती। अब फिजियोलॉजिकल, अब इससे इफेक्ट क्या होता है? एक तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई जिससे एयर में रेजिस्टेंस होती बाहर नहीं जा रही, ठीक है। फिर उसकी वजह से जो ब्रीदिंग एफर्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वॉल्स अवेलेबल नहीं है फॉर द गैस डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग्स भी कम हो जाती है। कुछ एरियाज होते हैं उनमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कुछ और होती है, कुछ में कुछ और होती है, ठीक है। जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हो जाती है कुछ में जीरो हो जाती है, कुछ में इन्फिनिट हो जाती है। जिनमें जीरो होती है वहाँ पर वेंटिलेशन हो ही नहीं रही है और ब्लड परफ्यूजन वो होती जा रही है और फिजियोलॉजिकल शंट वहाँ हो जाता है। जहाँ पे इन्फिनिट होती है वहाँ वेंटिलेशन तो प्रॉपर हो रही होती है लेकिन ब्लड फ्लो नहीं होता, इसकी वजह से जो वेस्टेड वेंटिलेटेड एयर होती है जो कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कह देते हैं उसको, ठीक है। ये इसकी एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन आ जाती है क्योंकि सारे वॉल्स डैमेज हुई हैं, कैपिलरीज भी डैमेज हुई है, तो जो कैपिलरीज बाकी बची हैं वो जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है। जब लॉन्ग डेवस्टेटिंग उसके बाद एयर हंगर हो जाती है, डिस्निया हो जाता है मरीज को हाइपोक्सिया की वजह से, डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की वजह से, हाइपरकेप्निया, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो हाइपोवेंटिलेशन होती है या डैमेज एल्वेलर वॉल होती है उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाता है, यानी बोथ हाइपोक्सिया एंड हाइपरकेप्निया हो जाता है। सो ये सारे आउटकम्स हैं एम्फेसीमा के। अब ये देखिए डिफरेंट पैटर्न्स हैं इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। पहले आप देखिए नॉर्मल है, इसमें प्रॉपरली आउटलाइंड एल्वेलर वॉल्स हैं जिसमें सारे एंडोथेलियल लेयर्स जो है ना वो लगी है। दूसरा जो है नमोनिया, नमोनिया में क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड जो है ना वो आके स्केप करता है विद द इंटरस्टिशियल स्पेसेस कैपिलरीज से और ब्लड सेल्स वगैरह, और एरिया जो है ना वो दैट इज एल्वेलाई के अंदर भी फ्लूइड चला जाता है, ब्लड सेल्स वगैरह चले जाते हैं, इसलिए वो प्रॉपर्ली वहाँ पर डिफ्यूजन नहीं होती है। हम अभी नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। एम्फाइसीमा में आप देखिए तीसरे नंबर का जो सर्कल है उसमें ब्रोकन एल्वेलर वॉल्स है ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द एल्वेलाई, ठीक है। तो उसकी वजह से ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी और दूसरे तमाम एलिमेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं वो एम्फाइसीमा में नजर आते हैं। निमोनिया में क्या होता है कि एनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लंग इन विच स्मॉल और इन विच सम और ऑल ऑफ द एल्वेलाई आर फिल्ड विद फ्लूइड एंड ब्लड, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन जिसकी
वजह से जो फ्लूइड है कैपिलरीज के अंदर से निकल के और वो एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड भी आ गया है और उसके साथ रेड सेल्स और वाइट सेल्स वगैरह भी आ गए हैं, ठीक है। और बैक्टीरियल नमूनिया मोस्ट कॉमन होता है, उसमें जो मेन ऑर्गेनिज्म है दैट इज न्यूमोकोका है। अब होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसमें क्या है कि इन्फेक्शन हो जाता है एल्वेलाई में न्यूमोकोका की वजह से, और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, हाईली पोरस हो जाती है, डिफरेंट पोर्स बन जाते हैं मेम्ब्रेन्स में, जो एल्वेलर मेम्ब्रेन होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो जो फ्लूइड और आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, वो सारे ब्लड से निकल के एल्वेलाई के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं दे आर फिल्ड विद इट विद द सब्सटेंसेस, और उस एरिया को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड एरिया, और इस कंडीशन को कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स। इसके नमूनिया को हम कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स भी कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये लिमिट नहीं होता एक जगह, बल्कि स्प्रेड करता रहता है, एक एल्वेलर से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, फिर उसके बाद एक लोब ऑफ द लंग से दूसरे लंग पे, समटाइम दोनों तरफ के एक पूरा लंग इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, चूंकि इसमें एल्वेलाई फिल्ड विद फ्लूइड, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन वहाँ प्रॉपर होती नहीं है। जब पल्मोनरी वेंटिलेशन नहीं होती वहाँ पर, तो इसलिए नहीं होती कि इसमें तो डिफ्यूजिंग एरिया जो है ना, सरफेस एरिया ऑफ द एल्वेलर वॉल वो कम हो जाता है, फिर डैमेज होती है, पोरस होती है, और इसमें जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है वो भी कम हो जाती है, कम ऐसे हो जाती है कि वेंटिलेशन हो ही नहीं रही प्रॉपर, ठीक है। जब भी कम हो जाती है तो बहुत हाइपोक्सीमिया है, हाइपोक्सीमिया हो जाता है, हाइपरकैपनिया, लो ऑक्सीजन लेवल, हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है, ठीक है। ब्लड पासिंग थ्रू द एयर, अब उसमें कुछ एरिया जो है ना जहाँ पर नॉर्मल लंग है, कुछ कंसोलिडेटेड एरिया है जहाँ पर निमोनिक पैचेस बने हुए हैं। तो जो नॉर्मल है वहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ना वो 97% तक होती है उस ब्लड की, लेकिन जो कंसोलिडेटेड एरिया होता है जहाँ पे एयर पास नहीं हो रही, वहाँ 60% रह जाता है, जो है 78% जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन रह जाती है, विच इज़ फार बिलो नॉर्मल, होनी चाहिए ऑक्सीजन सेचुरेशन 97% तक। सो ये इसका मेन ड्रास्टिक इफेक्ट है, चूँकि डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस नहीं हो रही होती, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रही होती, इसलिए जो ब्लड है वो भी प्रॉपरली ऑक्सीजनेट नहीं होता इन द एरिया ऑफ ओवरऑल जो एरेशन है, ओवरऑल ऑक्सीजन है
From there, alveolar obstruction is the condition leading to atelectasis. अब इसमें होता क्या है कि जो एक ब्रोंकस में या एल्वियस में एयर ट्रैप कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई म्यूकस प्लग है या व्हाटएवर, तो एयर जो है दैट इज एंट्रैप बियॉन्ड द ब्लॉक। जितनी एयर एंट्रैप हुई होती है वो पल्मोनरी कैपिलरीज में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब होता क्या है कि जब एब्जॉर्ब हो गई तो एल्वेलाई जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। अगर तो लंग्स जो है वो प्लाएबल हो, यानी वो फ्लेक्सिबल हो, उनकी कंप्लायंस हो, तो वो सिर्फ कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई होता है। लेकिन अगर कोई फाइब्रोटिक पैच है, पहले कोई डिजीज पोर्शन है और वो फाइब्रोसिस हो गया है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है उसकी वजह से एल्वेलाई में एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। नेगेटिव प्रेशर की वजह से इन द एल्वेलाई जो फ्लूइड होता है फ्रॉम द कैपिलरीज वो आना शुरू हो जाता है विद इन द एल्वेलाई, और एल्वेलाई को फिल कर देते हैं, और एडिमा फ्लूइड होता है जो कि फिल कर देते हैं एल्वेलाई को। ये जो है जब ये मैसिव कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब इन केसेस में होता है, और ये पूरे लंग को इन्वॉल्व कर लेता है, और इसको इस कंडीशन को हम कह देते हैं मैसिव कोलैप्स ऑफ द लंग। यानी अगर ब्लॉकेज थोड़ी सी हो और एयर जो एंट्रैप हुई होती है वो यूज़ हो जाती है और एल्वेलाई कोलैप्स कर जाते हैं। अगर लंग्स जो है ना सॉफ्ट हो, कंप्लाइंट हो, तो सिर्फ कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई होते हैं। लेकिन अगर फाइब्रोटिक हो तो अंदर एक नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है जो कि फ्लूइड को निकाल लेता है कैपिलरी से और एल्वेलाई में फिल करता है एडिमेटिज्म को। और ये मैसिव ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें होता है और पूरा लंग इन्वॉल्व होता है, इसको हम मैसिव कोलैप्स ऑफ द लंग कह देते हैं। अब मैसिव कोलैप्स ऑफ द लंग के नुकसान क्या होते हैं? एक तो एल्वेलर ऑक्लूजन हो जाती है, एल्वेलाई बंद हो गया। इंक्रीज जिस एल्वेलाई के बंद होने से जो ब्लड फ्लो बीच में कैपिलरीज के में फ्लो कर रहा है उसमें वो भी रेजिस्टेंट हो गए। ठीक है, एक वजह से, और दूसरे ऑलरेडी हाइपोक्सिया हुआ है इन द एल्वेलाई, उसकी वजह से फ्लो ऑफ द ब्लड और कम हो जाता है। अब इस केस में होता है कि 5/6 पोर्शन ऑफ द पल्मोनरी ब्लड फ्लोज थ्रू द एरेटेड लंग विद एटेलेक्टेसिस एंड ओनली 1/6 फ्लो थ्रू द अनएरेटेड लंग। सो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता ये, कि ये अगर थोड़ा सा पैच होता है तो जो ज़्यादातर पोर्शन में जो एरेटेड जो ब्लड है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लंग में फ्लो करता है, और ये मैसिव कोलैप्स ऑफ द लंग की बहुत रेयर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। यूजुअली थोड़ा सा कोलैप्स होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है, और इसलिए ज़्यादा डीसैचुरेशन ऑफ ब्लड भी नहीं होती है। ठीक है, एक और कंडीशन होती है जिसमें कोलैप्स ऑफ लंग हो जाता है, वो होता है लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट आपने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि दैट इज़ अ प्रोटीन जो कि विच हेल्प्स द लंग्स टू कीप देम इन्फ्लेटेड, एल्वेलाई को ओपन अप रखती है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, आपने पहले पढ़ लिया होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चों में होता है, जिसमें कि सर्फेक्टेंट नहीं बना होता, वह फ्रॉम टाइप 2 एल्वेलस जो सेल्स होते हैं उनसे। ठीक है, तो इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सर्फेक्टेंट सिक्रीशन जो है ना वो डिप्रेस होती है, जिससे कि सरफेस टेंशन विद इन द एल्वेलाई बढ़ जाती है और वो कोलैप्स हो जाते हैं, और मैसिव हो तो कोलैप्स ऑफ द लंग हो जाता है। ठीक है, यानी दो कंडीशन जिसमें कोलैप्स होता है, एक तो एटेलेक्टेसिस में हो सकता है और एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट से हो सकता है। अब आगे कंडीशन एस्थमा। एस्थमा इज़ वेरी कॉमन इन अवर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वैसे तो बाहर भी एस्थमा बहुत कॉमन है बिकॉज इट इज़ एन एलर्जिक कंडीशन। अब एस्थमा होता है क्या? दिस इज द स्पैस्टिक कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंक्यूल्स कॉजिंग देयर ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ब्रीथिंग। इसमें जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो स्पैज्म में चले जाते हैं और कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयरवे पैसेजेस जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्रीदिंग जो है दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये 3 to 5% ऑफ पॉपुलेशन में होता है। यंग पीपल में जो एस्थमा होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी टू द एलर्जन जैसे पॉलन्स वगैरह है या डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ है, उनकी उनकी एलर्जी से होता है। ओल्डर पीपल में हाइपर सेंसिटिविटी होती है टू द स्मोक, जो कि ये कंटेमिनेटेड एयर से जो स्मोक बनती है, ओल्डर पीपल में उनको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, उसकी वजह से उनको एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं। इन पेशेंट्स एलर्जिक टू पॉलन्स उनमें क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं इन द मास्ट सेल्स पड़े होते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, वहाँ पे ये जो आईजीई एंटीबॉडीज होती है ना वो स्पेसिफिक एलर्जेंस या पॉलन्स वगैरह के अगेंस्ट उनमें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। जब पॉलन्स इनहेल करता है पेशेंट तो वो जाता है वहाँ पे, पॉलन्स जाके अटैच हो जाता है टू द मास्ट सेल और उनमें आईजीई एंटीबॉडीज होती हैं,
तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है वहाँ पर, और जिससे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जिनमें आ जाता है हिस्टामिन, आ जाता है स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस। ये आपने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में सारे पढ़े होंगे। इओसिनोफिल्स, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं और ब्रेडिकलिन होते हैं। इन सारे जो है इनका काम क्या है कि एक तो ये कैपिलरी परमेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और कंस्ट्रिक्शन करते हैं ऑफ द वेसल्स, आइदर ब्रोंक्यूल्स और द ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो इसमें मेनली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनती हैं, मास्ट सेल्स में बनती है लंग्स के अंदर, और जब पॉलन्स वगैरह आते हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और हिस्टामिन, ब्रेडिकनिन, इओसिनोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस वो रिलीज होती है। ठीक है, अब इन सारों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, जितने सारे ये सब्सटेंसेस रिलीज हुए हैं, एक तो लोकलाइज एडिमा हो जाता है, सारा फ्लूइड एस्केप करता है फ्रॉम द कैपिलरीज और वो आके एल्वेओलाई में जमा हो जाता है। ठीक है, और थिक म्यूकस सिक्रीशंस बनना शुरू हो जाती हैं एज एलर्जी की वजह से, और ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल स्पैज्म हो जाता है, जिसकी वजह से वेरी डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो जाती है। ठीक है, डिफिकल्ट एक्सपिरेशन ड्यू टू bronchial spasm and increased external pressure during expiration leading to, अब क्या होता है एक्सपिरेशन में, वैसे भी एक्सपिरेटरी एफर्ट होती है तो वो बाहर से प्रेशर भी ऑन द लंग्स होता है, और अंदर चूंकि वैसे ब्रोंक्यूल जो है ना वो स्पेस में है तो इंटरनल प्रेशर भी इंक्रीज कर देता है। तो ये दोनों प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेटली रिड्यूस्ड एक्सपिरेटरी रेट। ठीक, एक्सपिरेशन की रेट जो है ना वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू इंस्पिरेटरी रेट, और डिक्रीज्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम रिजल्टिंग इन डिस्निया और एयर हंगर। एक्सपिरेशन भी प्रॉपर नहीं हो रही होती, और एक स्टेज आती है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है और पेशेंट को डिस्निया हो जाता है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है और एयर हंगर होती है। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज, जाहिर है जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो एयर रह जाती है अंदर वो ज़्यादा बढ़ जाती है एज इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल, और इसीलिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। नाउ द फंक्शनल ये, और एक जब क्रॉनिक जो पेशेंट होते हैं उनकी चेस्ट एज जो है ना वो उसका साइज बड़ा हो जाता है और बैरल शेप चेस्ट हो जाती है, यानी इंट्रोपोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, और एम्फाइसीमा में भी बैरल शेप चेस्ट होती है। बट ये है कि दोनों की इटियोलॉजी और दोनों का पैटर्न फ़र्क होता है और दोनों की हिस्ट्री फ़र्क होती है, इसलिए हम दोनों डिजीज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्यूबरकुलोसिस, वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। ट्यूबरकुलोसिस जो है जिसको हम तौर पर हम टीबी कहते हैं, ये होती है एक बैसिलस से जिसको होता है ट्यूबरकुल बैसिलस, एंड इसमें क्या होता है कि टिश्यू रिएक्शन होता है जिसमें कि मैक्रोफेजेस इन्वेड कर देते हैं, मैक्रोफेजेस एंटर हो जाते हैं विद द इन्फेक्टेड टिश्यू, यानी जिस जहाँ पर ट्यूबरकुल बैसिलस गया वहाँ पर मैक्रोफेजेस आके जाहिर ऑब्वियसली डिफेंस मैकेनिज्म तो वहाँ जाके दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्ट द इन्वेडिंग ट्यूबरकुल बैसिलस। अब उसमें क्या होता है, उसमें ट्यूबरकल फॉर्मेशन होती है, दिस इज द डायग्नोस्टिक ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकल फॉर्मेशन कैसी होती है कि वॉलिंग ऑफ द लीजन बाय द फाइब्रस टिश्यू, यानी जहाँ पर इन्वेड किया है ऑर्गेनिज्म वहीं पे मैक्रोफेजेस गए हैं, तो वो जो वहाँ पे एक लीजन बन जाता है जिसको कि दोनों अराउंड इट एक फाइब्रोटिक टिश्यू की वॉल्स बन जाती हैं, वॉल्स बन के वो उसी एरिया में रहता है, हैज प्रिवेंटिंग, और उससे होता क्या है कि ये स्प्रेड ऑफ द ट्यूबरकल बैसिलस को टू द अदर टिश्यू ये प्रिवेंट करता है। एंड अगर इसको इसी स्टेज पे ट्रीट ना किया जाए तो जो वॉल बनी हुई है फाइब्रोटिक टिश्यू की, दैट फेल्स और दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय द बैसिलस, और जो बैसिला जो होते हैं दे स्प्रेड टू द अदर लंग टिश्यूज एंड कॉजिंग एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन, और इसका एंड क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी एब्सेसिस बना देते हैं, द कैविटी इज फुल ऑफ पस विद इन द लंग्स। ठीक है, द कैविटी इज फुल ऑफ पस विद इन द लंग्स बन जाती हैं, दिस इज द आउटकम ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। लेट स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में होता है क्योंकि फाइब्रोसिस होता है, यही जो एब्सेसिस होती हैं यही बाद में इनमें फाइब्रोटिक टिश्यू जो है वो डेवलप होता है और लार्ज फाइब्रोटिक पैचेस बन जाती हैं थ्रू आउट द लंग। अब ये जो है चूँकि अगर फाइब्रोटिक टिश्यू बन जाता है विद इन द लंग तो जो लंग टिश्यू है वो कम हो जाता है,
अब जब लंग टिश्यू कम होता है तो उससे इंक्रीज वर्कलोड ऑन द रेस्पिरेटरी मसल्स होता है विद रिड्यूस वाइटल कैपेसिटी एंड ब्रीथिंग कैपेसिटी। ज़ाहिर है जब लंग टिश्यू कम है तो हमारे दूसरे जो मसल्स हैं उनकी रेस्पिरेटरी एफर्ट, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों मसल्स की एफर्ट जो है ना बढ़ जाती है क्योंकि लंग्स सेल्फ अपना पूरा फंक्शन नहीं कर रहे होते। सो वर्कलोड आ जाता है ऑन रेस्पिरेटरी क्योंकि वाइटल कैपेसिटी भी कम हो जाती है और ब्रीथिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस्ड पल्मोनरी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, ज़ाहिर फाइब्रोटिक पैचेस बन गए हैं तो एरिया अवेलेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस वो भी कम हो गया, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिक भी हो जाती है और डैमेज भी होती है और इसलिए surface area for the transport of the oxygen and for the diffusion of the gases वो कम हो जाता है और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है उन एरियाज में जहाँ पे ये बर्फी पैचेस बने हैं या फाइब्रोटिक टिश्यू बना हुआ है। सो दिस कॉज ऑल द डैमेजेस टू द लंग। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपोक्सिया में चार डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। पहली होती है इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन इन द लंग्स। इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन तो ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है लंग्स में, इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। जबकि इसमें लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है और हाइपो वेंटिलेशन होती है। इन दोनों केसेस में जो है लंग्स में प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं आती। फिर कोई पल्मोनरी डिजीज हो जैसे इस्कीमिक हाइपोक्सिया हम कह देते हैं, जैसे हाइपोवेंटिलेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस, या कोई भी एयरवे ब्लॉकेज हो या रेजिस्टेंस हो या ब्रोंक्यूल्स जो है ना वो पूरी तरह से डायलेट ना हुए हों, लंग कंप्लाइंस जो है यानी एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग वो भी डिक्रीज कर जाए, एबनॉर्मल BAQ रेशियो हो, तो इन सब केसेस में इस्कीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है। और इस इस्कीमिक हाइपोक्सिया वीनस टू आर्टीरियल शंट में होता है कि वीनस ब्लड जो है ना वो आर्टीरियल ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो कम हो जाता है विद द आर्टीरियल ब्लड। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर कोई भी ऐसी रीज़न है जिससे कि प्रॉपरली जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ऑफ ऑक्सीजन का टू द टिश्यूज़ वो प्रॉपर नहीं है तो उसको हम कहते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया किसके अंदर एनीमिया, जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीज कर देती है, हीमोग्लोबिन लेवल कम होते हैं। ठीक है, दूसरी सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी, कोई भी हेमरेज जो है कुछ है तो वो या तो लोकली या जनरली तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती। फिर होता है टिश्यू एडिमा हो जाए, अगर फ्लूइड है विद इन द टिश्यू तो भी उस वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज नहीं होता। ठीक है, डिमिनिश टिश्यू यूटिलाइजेशन, एंड में है कि हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है कि जब सारी ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू लेवल तक तो पहुँच गई बट द टिश्यूज कैन नॉट यूटिलाइज द ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। और ये यूजुअली पॉइजनिंग में होती है, साइनाइड पॉइजनिंग में और विटामिन डेफिशिएंसी बेरी में या विटामिन बी डेफिशिएंसी। ठीक है, बेरी होती है थायमिन डेफिशिएंसी से, B1 डेफिशिएंसी से। ठीक है, सो चार टाइप के हाइपोक्सिया होते हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया जो एटमॉस्फेरिक या हाइपोवेंटिलेशन से, इस्कीमिक हाइपोक्सिया वेंटिलेशन होती है कि किसी भी वजह से एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए, लंग कंप्लाइंस कम हो या वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिस्टर्ब हो या वीनस टू आर्टीरियल शंट बन जाए। तो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है कि एनीमिया में सर्कुलेटरी शॉक जो होता है उसमें स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है। टिश्यू एडिमा हो जाए तो वो भी प्रॉपरली उसको सप्लाई नहीं जाती है टिश्यू को। ठीक है, अब हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है कि सारी ऑक्सीजन टिश्यूज लेवल तक तो पहुंच जाती है बट टिश्यू कैन नॉट यूटिलाइज इट, ये पॉइजनिंग के केस में होता है या विटामिन डेफिशिएंसी के केस में। ठीक है, अब हाइपोक्सिया का इफेक्ट क्या होता है, एक तो इससे कि ज़ाहिर प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं जा रही तो मेंटल एक्टिविटी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है और मस्कुलर एक्टिविटी जिसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए मसल्स को, उसकी मसल एक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, सो इन केसेस में हम करते ही हैं कि हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो हम 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। एक तो पेशेंट्स का अगर हम ऑक्सीजन टेंट पे रख देते हैं जिसमें पेशेंट का हेड जो है ना ऑक्सीजन टेंट के अंदर होता है कंटेनिंग प्योर ऑक्सीजन, या ब्रीथिंग प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे होते हैं मास्क के थ्रू, कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन जैसे मास्क लगा देते हैं या नेजल ट्यूब लगा देते हैं, या तीसरा होता है इंटरनेजल ट्यूब। इन दोनों इन सब से हम 100% ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी जो है ना वो 100% इफेक्टिव होती है अगर एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया हो, हाइपोवेंटिलेशन हाइपोक्सिया हो या हाइपोक्सिया ड्यू टू इम्पेयर्ड एल्वेलर मेम्ब्रेन डिफ्यूजन। इस ज़ाहिर है वहाँ पर जो है प्रॉपर हम 100% ऑक्सीजन दे देंगे तो वो प्रॉपर जो डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन है वो प्रॉपर हो जाएगी और 97% सेचुरेशन तक जा सकता है। सो 100% इफेक्टिव होती है ऑक्सीजन थेरेपी इन कंडीशंस में।
ऑक्सीजन थेरेपी जो है ना इस ऑफ लिटिल यूज़ कि अगर हम दें तो थोड़ा बहुत मरीज को फ़र्क पड़ सकता है, बट 100% नहीं। ये वो होता है कि अगर अनीमिक हाइपोक्सिया हो या सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी की वजह से या फिजियोलॉजिकल शंट बना हो, ठीक है, कि उसमें जो है चूँकि एक तो ब्लड लेवल वॉल्यूम कम है या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो उसमें हम ज़रा ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा टू द हीमोग्लोबिन, बट ये 100% इफेक्टिव नहीं होता। ऑक्सीजन थेरेपी कोई काम नहीं आती है अगर इनएडिक्वेट टिश्यू यूज ऑक्सीजन, जो हिस्टोटॉपिक हाइपोक्सिया में होता है कि टिश्यू ही यूज नहीं कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं साइनोसिस। साइनोसिस जो है ना दैट मीन्स द ब्लूनेस ऑफ द स्किन, ठीक है। अगर बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हीमोग्लोबिन जो है वो 5 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर ब्लड से ज़्यादा हो जाए तो ब्लूनेस ऑफ द स्किन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, सेंट्रल होती है और पेरिफेरल होती है, ठीक है। Patient with anemia do not develop cyanosis as they do not have enough hemoglobin to be deoxygenated, ठीक है। ये जो जिन पेशेंट में अनीमिया या जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतने ही ज़्यादा उसके डीऑक्सीनेट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कोई भी कंडीशन जिसमें कि हीमोग्लोबिन डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल 5 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो जाए दैट लीड्स टू साइनोसिस। साइनोसिस जो होती है सेंट्रल पेरिफेरल होती है, हमारी टंग पे सेंट्रल जो होती है वो टंग पे देख सकते हैं, और पेरिफेरल जो होती है वो हम नेल्स वगैरह पे देख सकते हैं, ब्लू नेल्स जैसे कि विंटर्स में हो जाते हैं। और जो सेंट्रल होती है वो यूजुअली कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर से होती है, ठीक है। फिर आता है हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया एक कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन द बॉडी फ्लूइड्स। हाइपरकैप्निया जो है ना वो एसोसिएटेड हो सकती है हाइपोक्सिया के साथ और अकेले भी हो सकती है, ठीक है। सो इट इज कॉज्ड बाय द हाइपोवेंटिलेशन, और टू सम एक्सटेंट हाइपोक्सिया से भी हो सकती है ये इन सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी, उसमें दोनों ही कम होते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 60 टू 75 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, नॉर्मल कितना होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसका पार्शियल प्रेशर है, अगर पार्शियल प्रेशर इसका बढ़ जाए 60 टू 75 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाए तो डिस्निया हो जाता है, यानी कि ब्रेथलेसनेस सवेयर हो जाती है उस केस में। अगर ये 80 और 100 तक चला जाता है लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो पेशेंट जो है ना वो लेथार्जिक हो जाता है और सेमी कोमाटोज हो जाता है, यानी वो उसको नींद बेहोशी की ताई हो जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 120 से 150 तक चला जाए तो एक तो एनेस्थीसिया पेशेंट वैसे ही बेहोश हो जाता है और डेथ कैन रिजल्ट, ठीक है। अब ये हायर लेवल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है तो बजाय इसके कि वो स्टिमुलेट करे रेस्पिरेटरी सेंटर को, वो डिप्रेस करना शुरू हो जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। जो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होता है तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो होता है ना वो बढ़ जाता है, तो ये एक विशियस साइकिल चलना शुरू हो जाता है हाइपरकैप्निया के। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं डिस्निया और एयर हंगर। दिस इज अ मेंटल एंग्विश एसोसिएटेड, यानी ये मेंटल डिसेबिलिटी है जो कि वेंटिलेशन जो है ना वो कम हो, तो जिससे उससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए बॉडी। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्निया। और फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिस्निया, हाइपरकैप्निया और हाइपोक्सिया भी दोनों में डिस्निया होता है। मस्कुलर वर्क जो है ना वो इतना ज़्यादा हो कि हमारी वेंटिलेशन जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और वो पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करती टू द मसल्स। और अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो तो उसमें भी डिस्निया हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव सिंपैथिक स्टिमुलेशन की वजह से भी, और जो कि और अदर न्यूरोजेनिक फैक्टर्स से भी, ठीक है। अब जब डिस्निया वगैरह होता है तो हम इसको और ऐसी सीरियस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, उसके लिए हम रिससिटेटर्स यूज़ करते हैं या आयरन लंग या टैंक रेस्पिरेटर्स यूज़ करते हैं। ऊपर वाली डायग्राम ए में आप देखते हैं कि उसमें एक रिससिटेटर दिखाया, उसमें शुरू में जो सिलेंडर है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल है, बीच में वोल्ट मीटर लगा हुआ है और आगे जो ब्लॉक है वो उस ऑक्सीजन प्रेशर को नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और आगे मास्क लगा के पेशेंट को लगा दिया जाता है। तो जब इंस्पिरेशन करना होता है नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं इस टैंक में तो ऑक्सीजन उधर से आ जाती है, अगर एक्सपिरेशन करनी है तो पॉजिटिव प्रेशर इंड्यूस करते हैं इस टैंक जो है आगे मास्क के साथ जो बॉक्स लगा हुआ है उसमें, तो यहाँ से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर नहीं करती क्योंकि फिर लीथल इफेक्ट्स उसके शुरू हो जाते हैं। नीचे आप देखिए तो एक लंग टैंक आयरन लंग है, इसमें एक पेशेंट को हम एक आयरन के एक सिलेंडर टाइप है उसमें हम टैंक में लटा देते हैं। उसमें एक साइड पे जो नेक वाली साइड है वहाँ पे एक कॉलर लगा हुआ है, फ्लेक्सिबल कॉलर होता है, और जो फुट एंड होता है वहाँ पर आप देखिए
एक लेदर डायफ्राम लगा है जो आगे पीछे मूव करता है। जब ये टुवर्ड्स द पेशेंट मूव करता है तो पॉजिटिव प्रेशर इंड्यूस करता है, और जब अवे फ्रॉम द पेशेंट करता है तो नेगेटिव प्रेशर। जब नेगेटिव प्रेशर करता है तो पेशेंट इनहेल करता है, जब पॉजिटिव प्रेशर की तरफ जाता है तो वो एक्सहेल करता है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं इन द एयर। ठीक है। रिससिटेटर जो हम आजकल यूज़ करते हैं उनका पॉजिटिव प्रेशर सेट होता है 12 to 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे फॉर नॉर्मल लंग, और थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है फॉर नॉन कंप्लाइंट लंग। वो लंग्स जो कि ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, उनके लिए हम पॉजिटिव प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। आयरन लंग में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर जो होता है ना वो इंस्पिरेशन करवाता है एट जब उसका हम प्रेशर अंदर -10 to -20 सेंटीमीटर वाटर करवा देते हैं, और पॉजिटिव प्रेशर से हम एक्सपिरेशन करवा देते हैं, उसको हम 0 to 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक ले जाते हैं। अब पॉजिटिव प्रेशर जो है वो भी एक हद तक होना चाहिए। उसके डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या है कि अगर पॉजिटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कार्डिक आउटपुट जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। अगर यही पॉजिटिव प्रेशर अगर हम 30 + 30 सेंटीमीटर से ऑफ वाटर से ऊपर ले जाएं तो विद इन अ फ्यू मिनट्स डेथ हो जाती है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट जो है ना वो इनएडिक्वेट हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। If you have any difficulty, just write it down on the chat so that I can see. I'll repeat it. So we have studied the respiratory methods of determining the respiratory insufficiency, types of the disease, different diseases we have discussed, and last of all is the oxygen therapy, hypoxia, cyanosis, and the dyspnea. So just have a look at it, read it, and if you have any questions, then you can ask me in the subsequent lectures. Thank you so much. Have a good time at home and be careful. Corona is running. Allah Hafiz.